हेलो फ्रेंड्स। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एलडीसी का क्वेश्चन पेपर, जो कि 19 फरवरी 2023 को ये पूछा गया है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय ड्राइवर द्वारा कौन सा एक्शन अनिवार्य नहीं है। तो इसमें आप ऑप्शन दिया गया है, एनाइन हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन में रखा जाना है, फिर कट ऑफ बीपी का आइसोलेटिंग कॉक के द्वारा हम उसको एडिशनल C2 के कटआउट कॉक को बंद रखेंगे, यानी एयर की सप्लाई को बंद करना। फिर है लोकोमोटिव को शट डाउन किया जाना, और है नेक्स्ट ऑप्शन नन ऑफ द दी, इसमें से कोई नहीं। तो अगर हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इस लोकोमोटिव को शट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोकोमोटिव को शट डाउन किया जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टली किस काम के लिए जिम्मेदार है। तो ये पूछा गया है एक्सीडेंट के समय। ठीक है, तो एक्सीडेंट के साइड पर जैसे कि जानते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके पास एक ART ARME होता है, और ये भी CNW विभाग है, सब मैकेनिकल के पास होता है। मैकेनिकल विभाग का काम, प्राइमरी काम जो है वो राहत बचाव का कार्य है। फिर यहाँ लिखा है कि राहत बचाव का कार्य, मुआवजे का भुगतान। ठीक है, तो इसमें जाना है कि मेडिकल सुविधा ये मेडिकल डिपार्टमेंट देगा, मुआवजे का भुगतान जो क्लेम्स के विभाग होगा, और ये ऑपरेटिंग वाला करेगा। तो इसका मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम है रेस्क्यू रिलीफ, यानी राहत और बचाव का कार्य ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट करता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि USFD, यानी USFD क्या होता है, अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर। ठीक है, USFD यानी अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर, इसका इस्तेमाल किया जाता है रेलवे की एक्सेल में। कौन सी USFD टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो UST टेक्निक है, ये नियर इंड फार इंड ये किस प्रकार की होती है। तो फार एंड, तो फार एंड मतलब कि जो दूसरे सिरे पर, जो हमारा एक्सेल है इसके इस सिरे पर अगर मशीन लगाई गई है तो ये दूसरे सिरे पर यानी लास्ट वाले सिरे तक जो है डिटेक्ट कर सकता है क्रैक। तो यहाँ पे लिखा है फार एंड नियर एंड। नियर एंड मतलब कि ये सिर्फ यहाँ को स्कैन करेगा, हाई एंगल यानी इस यहाँ से यहाँ ज़्यादा एंगल में करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि पूरी एक्सेल को चेक करना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फार एंड स्कैनिंग। ठीक है, तो फार एंड स्कैनिंग जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। फिर पूछा गया ICF कोच में वर्टिकल लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ICF कोच में हम जानते हैं कि वर्टिकल लोड जो है उसमें साइड बियरर के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब इसका ये वाला ऑप्शन सही है, और जो सेंटर पिवट है वो हमारा ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग एफर्ट को ट्रांसफ़र करता है। फिर पूछा गया है BTPN यानी कि जो टैंक वैगन। तो BTPN हम जानते हैं कि टैंक वैगन का प्रकार है, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हें पूछा गया है कि ROH क्या अवधि क्या है। तो BTPN वैगन में ROH की अवधि 2 साल के बाद होती है, यानी कि 24 महीने इसका सही अवसर है। फिर पूछा गया है कि जो रेलवे नया लॉन्च किया है WDG 4G लोको, यानी जो GE का लोको है, जी कंपनी का बना रही है 4500 हॉर्स पावर का, इसमें किस प्रकार का इंजन ब्लॉक यानी पावर असेंबली लगी है। तो इसमें जो है 12 सिलेंडर वाला 4 स्ट्रोक इंजन लगा है, यानी इसका ये सही विकल्प ये होगा 12 सिलेंडर का 4 स्ट्रोक इंजन। फिर पूछा गया है BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर एयर सिस्टम में
वैगन में किस प्रकार का फिट किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो बाई डायरेक्शनल टाइप का स्लैक एडजस्टमेंट वाला सिस्टम उपयोग किया जाता है, ठीक है, विथ ब्रेक सिलेंडर इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। फिर पूछा गया है LHB कोच की CBC यानी बफर टू बफर CBC से कितनी दूरी है। तो जानते हैं CBC का बफर टू बफर जो है डिस्टेंस वो 24,000 mm होती है, और अगर ये CBC को हटा दिया जाए, बफर को हटा दिया तो वो दूरी 23,540 होती है। लेकिन यहाँ पर CBC का बफर टू बफर पूछा गया है तो वो 24,000 mm होगा। फिर पूछा गया है कि प्राइमरी इंड का जो ट्रेन्स है उसका मेंटेनेंस करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए। तो प्राइमरी इंड जो कि राउंड ट्रिप वाले पैटर्न पे चल रही है, तो उसके लिए हमें प्राइमरी साइड पे मेंटेनेंस करने के लिए 6 घंटे की समय सीमा दी जानी चाहिए। फिर इंजीनियरिंग ट्रेन ऑपरेशंस में प्रतिबंधों का उल्लेख किस में किया गया है। तो कॉमर्शियल टाइम टेबल ये हमारे अर्निंग से रिलेटेड है, पीवे मैनुअल जो हमारे ट्रैक के बारे में बताया गया है, और वर्किंग टाइम टेबल। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो किस में होंगे, वर्किंग टाइम टेबल। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ये वाला सही विकल्प होगा। फिर कहा गया है नया जो लागू किया गया है जी कंपनी का एक और है 6000 HP का WDG 6G लोकोमोटिव। इसमें किस प्रकार की पावर असेंबली इस्तेमाल करी गई है। तो इसमें 16 सिलेंडर का 4 स्ट्रोक असेंबली यूज किया गया। तो इसका ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये 16 सिलेंडर का 4 स्ट्रोक पावर असेंबली इस्तेमाल की गई। फिर पूछा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं। तो ये 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, ठीक है, जिसमें कि कुछ भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है, संथाली ये सब। तो ये जो हमारा 22 भाषाएं हैं संविधान की, ये 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। फिर पूछा गया है कि WDM 3A लोकोमोटिव में एयर का फ्लो जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो WDM जो 3D लोकोमोटिव होता है, इसमें यहाँ पर एक रेडिएटर फैन लगा होता है, और रेडिएटर फैन के साइड में यहाँ ऐसे रेडिएटर कोर होता है। रेडिएटर कोर जब ये फ़ैन चलता है तो कोर से हवा जो है वो अंदर की तरफ खींचती है, यानी इंड्यूस की जाती है, और इसके द्वारा यहाँ रेडिएटर में पानी जो है वो ठंडा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन लिखा गया इंड्यूस टाइप, क्योंकि पानी जो हवा है उसको हम बाहर से अंदर की तरफ सक्शन कर रहे हैं, इंडक्शन इंड्यूस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है रेलवे एक्सीडेंट में फायर जो है यानी आग लग जाना किस प्रकार की ट्रेन दुर्घटना में आता है। तो फायर हमारा जो है वो B क्लास की कैटेगरी में आता है, यानी B1 से B। तो जो हमारे एक्सीडेंट मैनुअल है उसमें अलग अलग प्रकार के रेलवे की एक्सीडेंट के बारे में दिखाया गया है। एक कोलिजन, एवर्टेड कोलिजन, फायर, लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। फिर NDT जो है कि कौन से प्रकार की NDT है, ठीक है। NDT का कौन सा प्रकार है जो कि सब सरफेस यानी कि सिर्फ ऊपर उप सतह यानी ऊपर की सरफेस का पता लगा सकते हैं। ये जो भी टेस्ट है, जाइग्लो है, DPT है, मैग्नेटिक पार्टिकल है, ये सभी NDT टेस्ट है। लेकिन जो ये मैग्नेटिक पार्टिकल है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये स्पेसिमेन है, ठीक है। इस स्पेसिमेन के ऊपर जो है यहाँ पर पार्टिकल गिराए जाते हैं, और वो सिर्फ उसकी ऊपरी सरफेस की ही क्रैक का पता लगाते हैं। यानी अगर यही क्रैक इसके डीप रूट में हो जाए तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, या इसी टेस्ट का दूसरा नाम मैग्ना फ्लक्स टेस्ट भी होता है। तो इसी टेस्ट को कहीं मैग्ना फ्लक्स भी कहते हैं। तो इसमें आयरन का टुकड़ा जो है पार्टिकल इसकी सरफेस पे गिराया जाता है, और बाद में यहाँ पर मैग्नेट जो है वो अप्लाई किया जाता है, नॉर्थ साउथ पोल। तो जो मैग्नेट है वो इस जा कर के सरफेस की क्रैक में जमा हो जाता है। तो ये सिर्फ सब सुपरफिशियल यानी सतही क्रैक को पता लगा सकता है। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट या MPIT जो है इसका सही ऑप्शन होगा। फिर पूछा गया है कि GDR रिपोर्ट में कौन भाग नहीं लेता। तो GDR मतलब जान ही रहे हैं, गार्ड
और ड्राइवर, ठीक है। GDR का मतलब ये होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट, तो इसका मतलब इसमें कौन भाग लेगा, गार्ड और ड्राइवर। तो इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, तो लोको पायलट लेगा, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड लेगा, और ASM जो है उसमें भाग नहीं लेता है। तो इसका मतलब कि इसका सही विकल्प ये है, पूछा गया है कि कौन भाग नहीं लेता है, तो ASM इसका सही जवाब है। फिर नाइट्राइल रबड़, जो कि हम जानते हैं कि ऑयल रेजिस्टेंट होता है नाइट्राइल रबड़, तो यहाँ पे वेदर रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंस, ओजोन रेजिस्टेंट, ऑयल रेजिस्टेंट, ठीक है। तो हमारे रेलवे में ज़्यादातर जो रबर के मटेरियल हैं वो ग्रीस और ऑयल की वजह से ही ख़राब होते हैं, तो इसका मतलब नाइट्राइल रबर जो है वो ऑयल रेजिस्टेंट होना चाहिए, यही इसकी प्रॉपर्टी है। फिर पूछा गया कि जो जी का लोकोमोटिव है WDG 4G, इसमें एयर कंप्रेसर कैसे चलता है, तो ये एयर कंप्रेसर इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक प्रकार का, जबकि हमारे इको लोकोमोटिव में वो मैकेनिकल कपलिंग से चलता है। तो यहाँ पर ये कैसा है, AC मोटर लगी होती है, ठीक है। अब आजकल इलेक्ट्रिक लोको जो है उसमें भी अंडर स्लग माउंटेड होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक ही कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। फिर पूछा गया है कि CC रैक का होम पॉइंट से अगर निकल रहा है तो ब्रेक पावर कितनी होनी चाहिए। CC रैक से अगर होम पॉइंट से निकल रहा है तो हमको उसको 100% ब्रेक पावर दे के भेजना रहता है। फिर पूछा है कि एक रैक है, एक सर्किट है या किसी ट्रैक पे एक लोडेड गाड़ी चल रही है और एक खाली गाड़ी चल रही है, तो पूछ रहा है कि किस में अवपतन यानी डिरेलमेंट के चांस ज़्यादा हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी गाड़ी में लोड भर दिया जाता है ठीक है, तो उसका CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये नीचा हो जाता है। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन हो जाता है वो गाड़ी देर से पलटती है या उसके पलटने के चांस कम होते हैं, तो इसका मतलब खाली गाड़ी जल्दी पलट जाएगी। तो यहाँ पे सवाल में ये पूछा गया है कि किस में डिरेलमेंट का चांस ज़्यादा है, तो ज़्यादा किस में है, खाली वाली गाड़ी में, हल्की गाड़ी वो जल्दी पलटती है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि जो ये LHB कोच में वो टायर टर्निंग के बारे में ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। सेलिंग मार्क जो है वो 1.5 mm तक हो सकता है, सेलिंग मार्क की लंबाई 40 mm हो गई, हालो टायर 3 mm हो गई है, तो इसमें से ये कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है और टायर टर्निंग ऑफ इन LHB कोच। तो यहाँ पे इसका मतलब कि एनी ऑफ द ABC जो है वो इसमें से सही हो सकता है। फिर ये CLW पैटर्न, CLW पैटर्न में पूछा गया है इंसेंटिव स्कीम इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर यानी EIW, ये जो वर्कर है उसमें इंसेंटिव किस रेट से दिया जाता है, ठीक है। तो ये EIW यानी कि JE, ठीक है। EIW इसेंशियल इनडायरेक्ट यानी जो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है लेकिन काम के सुपरविजन में इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, तो उसको जो लेबर को जो इंसेंटिव मिलेगा उसका 80% ही दिया जा सकता है। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है यानी 80% ऑफ द डायरेक्ट वर्कर, तो जो डायरेक्ट वर्कर को मिलेगा उसका सिर्फ 80% ही हम लोग JE को दे सकते हैं CLW पैटर्न, और CLW पैटर्न 1954 में लागू किया गया था। फिर पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ ATL जानते हैं ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक होता है, ठीक है। जो हमारे वैगन है उसमें जब ये लोड भरा जाता है तो उस पर रखने के लिए ये उसको लॉक कर देता है, तो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ये उसका फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब ये आपका ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर पूछ रहा है कि वैगन के टेयर वेट से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो अगर कोई वैगन है तो उसका खाली वैगन का जो वज़न है यानी एम्प्टी कंडीशन वो उसका टेयर वेट कहलाता है। फिर पूछा है कि एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में डायनामिक ब्रेक फिट किया गया है, तो डायनामिक ब्रेक में जो करंट पैदा हुई यानी जो करंट जनरेटेड है उसका क्या हुआ। तो जो डायनामिक ब्रेक में करंट पैदा होती है वो करंट ऐसे इंजन के ऊपर इस तरह से रेजिस्टेंस लगा होता है जिसे ग्रिड कहते हैं। तो ये ग्रिड से हम लोग उस करंट को हीट के रूप में एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं यानी वातावरण में ये हीट चली जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है डिसिपेटेड एट हीट इन ए रजिस्टर, ठीक है।
और उसका नाम है डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर। और अगर ये करंट ज़्यादा होती है तो ये रजिस्टर जो है वो मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर में हीट के फॉर्म में हम उस करंट को डिसिपेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर वो कह रहा है कि 16 डिजिट का जो वैगन नंबरिंग सिस्टम है जो जानना है, उसमें 5वां और 6ठा अंक जो है वो क्या दिखाता है, तो 5वां 6ठा अंक जो है वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को दिखाता है, यानी निर्माण वर्ष को दिखाता है। फिर है किसी रेलवे वर्कशॉप में मैक्सिमम वर्किंग हावर जो है वो किस कानून के तहत बताया जाता है, तो ये हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत ये आता है कि वर्कशॉप में कितने घंटे आदमी काम करेगा। फिर पूछा गया है कि जीएम लोकोमोटिव में WDP-4D प्रकार का ट्रैक्शन मोटर में पिनियन गियर और बुल गियर वो होता है जो हमारे व्हील पर लगा होता है, यानी बड़ा वाला, और इसके साथ जो छोटा सा लगा होता है वो होता है पिनियन। ये बुनियन है, ये बुल गियर है। ये पिनियन घूमता है मोटर से तो बुल गियर घूमता है। तो इसमें गियर रेशियो पूछा गया है, तो इसका गियर रेशियो 17:77 यानी ये होता है। फिर पूछा गया है कि जीएम लोकोमोटिव जो WDP-4 यानी, ठीक है, जो कि पैसेंजर सर्विस के लिए बनाया गया है, उसमें पिस्टन रिंग की संख्या कितनी होती है, तो इसमें पिस्टन रिंग की संख्या 4 कंप्रेशन रिंग और 2 ऑयल स्क्रैपर रिंग जो है ये होती है। तो टोटल 6 इसमें पिस्टन रिंग लगाई गई है, तो यानी इसका ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है रोलर बियरिंग के सफाई निरीक्षण और ग्रीसिंग किस अनुरक्षण में किया जाना है, रोलर बियरिंग की साफ सफाई तो हमेशा एवरी PH, ठीक है, जब भी गाड़ी PH में आएगी तो उसमें रोलर बेयरिंग का साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, ग्रीसिंग ये सब किया जाएगा। फिर है वर्किंग टाइम टेबल जो है उसको कौन जारी करता है, तो हम लोग देखे होंगे उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, इस तरह से ये टाइम टेबल होता है। तो ये वर्किंग टाइम टेबल जो है वो हर जोन का अलग अलग, यानी जोन वाइज ये डिसाइड या अलॉट किया जाता है। फिर पूछा है जीएम लोको में क्रैंक केस वैक्यूम यानी CCV ये कैसे बनाया जाता है, तो क्रैंक केस वैक्यूम जो होता है, इंजन का जो सम्प है, इंजन के सम्प को हम लोग निगेटिव प्रेशर पे रखते हैं, तो वही कहलाता है सम्प का वैक्यूम। तो सम्प का वैक्यूम बनाने के लिए अगर एल्को लोकोमोटिव है तो उसमें लगाया जाता है क्रैंक केस एग्जास्टर मोटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर WDG-4 लोको पूछा गया है, तो वहाँ पर ये काम कौन करता है, इजेक्टर असेंबली या इजेक्टर ट्यूब। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें सही है। और ये ट्यूब क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता है। फिर यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि ये CLW पैटर्न है, जिसमें कि वो पूछा गया है कि किसी सेक्शन में 40% जो है वो इंसेंटिव बटा है, गेट कार्ड की अटेंडेंस और एक इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर जो है 186 घंटे है। तो अगर जो है कि वर्कर की जो है 87 रुपये है तो उसको कितना जो है प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ठीक है। तो कितना है इसमें, इसको 40% जो है वो इंसेंटिव बना है, और कितने घंटे उसने काम किए हैं 186 घंटे, और उसका जो रेट है वो 87 रुपये, @ 87 रुपया, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसके घंटे और उसके रेट को, तो जो लिमिट आ जाएगी वो टोटल वैल्यू हो जाएगी 16,182। और जब इसका इंसेंटिव कैलकुलेट करेंगे @ कितना है इसका इंसेंटिव बना है 40%, तो वो आ जाएगा 6,472.8 रुपया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो हमारा ये इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर यानी कि जो JE है, उस JE को मैक्सिमम इंसेंटिव कितना मिलेगा, जो उसका वर्कर होगा यानी जो उसके सेक्शन का वर्कर होगा उसका 80%, यानी इस वैल्यू का इसका हम 80% जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो 80% वैल्यू है वो आ जाएगी 5,178 रुपये, यानी 5178.24
इस वैल्यू का ये 80% है। तो इसमें जो है आप देखेंगे जो पहला ऑप्शन है, हाँ 5178, ये वाला ऑप्शन इसका सही विकल्प है। तो पहले हमने वर्कर का निकाला और फिर उसका 80% जो होगा वो सुपरवाइज़र का यानी जेई का निकला। फिर LHB कोच में SS2 कब किया जाता है, तो SS2 LHB कोच का जो है 36 महीने या 12 लाख किलोमीटर जो पहले पड़ जाए, तो 36 महीने या 12 लाख किलोमीटर जो पहले पड़ेगा उसमें उसका SS2 शेड्यूल हो जाएगा। फिर पूछा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1965, जबकि राजभाषा दिवस जो है वो हिंदी दिवस 14 प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमर एप्लीकेशन, पेंटिंग हम लोग घर में भी करते हैं तो प्राइमर लगाते हैं। तो प्राइमर का क्या कार्य है, प्राइमर का कार्य है लुक बनाना, ग्लॉस लगाना, कलर लगाना या बेस मेटल का प्रिवेंशन। ठीक है, तो हम भी जानते हैं कि जो हमारा बेस मेटल है उसको जंग से बचाना, तो बेस मेटल का संक्षारण यानी कि कोरोजन से रोकना, यही इसका सही विकल्प है। तो ऑप्शन जो है ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि पहले भारत में जो ट्रेन सेट है वो किसने बनाई, तो ट्रेन सेट जो है वो ICF चेन्नई के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें कि वो जो एक प्रमुख अधिकारी थे मणि साहब, उनका इसमें काफ़ी योगदान था। फिर जो है कि हाउ SSC पेड इंसेंटिव CLW पैटर्न, SSC को CLW पैटर्न तथा त्रिपुरा पैटर्न में प्रोत्साहन का भुगतान कैसे किया था, इसमें से ये सही उत्तर चुनना है। 15% ऑफ बेसिक पे, लेकिन उसको MACP मिला है। ठीक है, बट दो वनली जिसको कि MACP मिला है, फिर व्हील चेंजिंग इन सिकलाइन ट्रेड डाया में अंतर कितना नहीं होना चाहिए, BG का कोचिंग स्टाफ। ठीक है, सेम कोच। ठीक है, यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि सेम कोच में ट्रेड डाया का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर BG का कोचिंग स्टॉक है, BG का कोचिंग स्टॉक है तो सेम एक्सेल अगर रहता है, ठीक है, सेम एक्सेल पे 0.5 mm, ठीक है, सेम बोगी अगर है, नन ऑफ दीज जो है ये ऑप्शन इसका सही जगह। फिर यहाँ पूछा गया मैक्सिमम परमिसिबल बफर हाइट, बफर हाइट की सीमा तो हम जानते हैं 1030 जो है कि मिनिमम 1030 से 1105 होती है, तो 1030 यानी ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ये सही है। फिर लीकेज टेस्ट में PVP का ड्रॉप जो है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.2 kg पर मिनट जो है, यानी 1 मिनट में 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का ड्रॉप अलाउ नहीं रहेगा लीकेज टेस्ट में। फिर है कि अगर हमने हिंदी राजभाषा से सवाल पूछा गया है कि हिंदी में अगर हमने कहानी और उपन्यास लिख डाला, ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार मिलेगा। तो अगर कहानी उपन्यास लिखते हैं तो हमें इसके लिए मुंशी प्रेमचंद अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो कहानी उपन्यास लिखने के मुंशी प्रेमचंद योजना चलाई जाती है और इसमें पुरस्कार की राशि जो है वो 7,000 रुपये रहती है। ठीक, फिर पूछा गया है कि WDM 3 लोगों में OST मतलब ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली, ठीक है, OST का मतलब ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली, तो ये OST, तो OST कहाँ पे लगा है, तो ये कैम साफ्ट के सिरे पर लगा रहता है। तो ये है क्रैंक साफ्ट, ये है
रेलवे के एक्सीडेंट में रोलिंग स्टॉक कौन सा पैरामीटर लेना आवश्यक नहीं है। ये तो बोगी क्लियरेंस लिएगा, व्हील गेज जो है ये लेना आवश्यक नहीं है, तो इसका लिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। फिर वेल्डिंग में जो मिग मैग वेल्डिंग होते हैं, इस वेल्डिंग की क्या खासियत है? तो वेल्डिंग में हम जानते हैं कि जब वेल्डिंग में टाँका लगाया जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा करंट जाएगी, और जब अगर टाँका नहीं है तो कम करंट जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा मेटल पिघलाएंगे तो ज़्यादा करंट चाहिए। उसी करंट से हम हीट पैदा करते हैं, I²RT, ठीक है। तो इसका मतलब करंट जो है वो वेरी करता है। तो जो है कांस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के नियम के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्टर में नाम कैसा होना चाहिए? तो वो द्विभाषी होनी चाहिए, यानी हिंदी में और अंग्रेजी में। तो ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए, ये इसका सही विकल्प है। फिर हिंदी ट्रांसलेशन का सही अनुवाद ही किया गया है। DRM मतलब मंडल रेल प्रबंधक, ड्राफ्ट मसौदा 4 सिराओं पर। रेलवे कोच, कोच मतलब रेलगाड़ी नहीं होता है, कोच जो है वो अलग है, कोच मतलब डब्बा है, ठीक है, और रेलगाड़ी मतलब तो ट्रेन है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये गलत अनुवाद है। फिर बीवे जड़ाई वैगन में बोगी किस प्रकार की लगी थी है? तो इसमें ऐसे बोगी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, बीवी जड़ाई यानी गार्ड वैन में। फिर रेलवे के एक्सीडेंट में गोल्डन आवर किसके बाद का पहला घंटा? तो जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद का पहला घंटा, जबकि मैक्सिमम जो है वो राहत या बचाव का कार्य किया जा सकता है, तो उसको जो है गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एक्सीडेंट के ठीक 1 घंटे, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें सदमे से मर जाते हैं। फिर डायनेमिक ब्रेकिंग में कन्वेंशनल क्या आ सकते हैं? तो डायनेमिक ब्रेकिंग में जो हमारी मोटरें होती हैं, ऐसे ट्रैक्शन मोटर, इसमें 2 वाइंडिंग होती है। जो बाहर की तरफ है वो फील्ड वाइंडिंग, और जो यहाँ पर लगी है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर की वाइंडिंग आपस में ये कनेक्ट होती है। फिर यहाँ पे लिखा गया है, फिर पूछा गया है कि कौन सा सत्य है? आर्मेचर जो है वो सीरीज में लग जाएगा, फिर फील्ड जो है वो सीरीज में लग जाएगा, फिर आर्मेचर पैरेलल, तो पैरेलल तो नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। जो ये सारी फील्ड वाइंडिंग है, ये बाहर बाहर लगी है, ये फील्ड, ये सब फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जुड़ जाती है। और इसको एनर्जी कहाँ मिलती है? जो मेन जनरेटर होता है उस जनरेटर से फील्ड को एनर्जाइज किया जाता है, और जो आर्मेचर है वो अब हमारी करंट बनाता है, और उस करंट को हम लोग ग्रिड में भेजते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान। तो इसका मतलब कि ये जो है फील्ड को सीरीज में लगाएंगे, सभी ट्रांसफार्मर को फील्ड में सीरीज में लगाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। फिर पूछा गया है कि बीजी कोच के एक्सेल के फेस पे क्या चीज़ अंकित नहीं है? तो बीजी के एक्सेल पर जो व्हील का कास्टिंग नंबर है कि व्हील कहाँ से कास्ट हुआ वो चीज़ पे नहीं रहती है, सीरियल नंबर और उसका ड्राइंग उपलब्ध होता है। फिर मेल एक्सप्रेस जब प्राइमरी डिपो से निकल रहा है तो उसको कितना ब्रेक पावर जो है होना चाहिए? मैंडेटरी है, तो वो 100% ब्रेक पावर उसको दे करके बाहर करेंगे। फिर जी लोको में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कैसा होता है? जी लोको में ऊपर लगा होता है अल्टरनेटर AC, और नीचे जो होती है ट्रैक्शन मोटर वो भी होती है 3 फेज AC। तो AC जो है यहाँ पैदा हुई और AC कंज्यूम हुई, तो इसको कहते हैं AC ट्रांसमिशन। तो ये WDG4 लोकोमोटिव का ट्रांसमिशन सिस्टम है। फिर है BG वैगन में फ्लैट फेस की सीमा क्या है? ठीक है, तो वैगन के केस में जो है फ्लैट जो है 60 mm, और कोच के केस में ये 50 mm होती है। तो इसका मतलब कि 60 mm वाला ये ऑप्शन जो है इसका सही है। फिर रोलिंग स्टॉक में A डायमेंशन किसके बीच जो है नापा जाता है? तो ए डायमेंशन जानते हैं कि स्लैक रजिस्टर के बैरल और कंट्रोल रॉड के हेड के बीच में नापा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन जो है ये वाला इसका सही है। फिर C क्लास ODC वो जो है उसके बारे में पूछा गया है कि वो कब चलती है, ठीक है। जानते हैं कि जब कोई हमारा जो कंसाइनमेंट है यानी जो गाड़ी चल रही है, अगर उसकी डायमेंशन जो है हमारी सेफ लिमिट से बाहर है
तो उसको कहते हैं ओडीसी यानी ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। और ये 3 प्रकार की होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास में जो मूविंग डायमेंशन है वो 9 इंच के रेंज में रहेगी, बी क्लास में 6 से 9 के बीच में रहती है, और सी क्लास में 4 से 6 इंच के बीच में रहती है। ए क्लास वाली जो है वो डे नाइट दोनों में चलती है, ठीक है, और उसमें स्कॉर्टिंग जरूरत नहीं पड़ती है। बी क्लास जो है वो भी डे नाइट चलती है, लेकिन उसमें स्कॉर्टिंग के लिए TXR जाता है। और जो सी क्लास है जिसमें कि लिमिट सबसे कम है, यानी 4 से 6 इंच का ही मार्जिन बचा है, ये किसके परमिशन से चलती है? CRS से। ये CRS साहब इसको अलाउ करते हैं। ये सिर्फ रात में चलती है और इसमें हमको स्कॉर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसकी स्कॉर्टिंग में जो हमारा CNW का SSC है वो रहेगा, पीवे का SSC रहेगा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहेगा, ठीक है। ए क्लास जो है वो अपनी सेक्शनल स्पीड से चलती है, ठीक है। बी क्लास जो है उसकी स्पीड 40 kmph होती है, और सी क्लास की स्पीड जो है वो 25 kmph होती है। तो ये 3 प्रकार की ओडीसी हमारी यानी ओवर डायमेंशन पर है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सी क्लास तो मूव कब चलेगी? तो सी क्लास जो है वो खाली दिन में चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि दिन की रोशनी में, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत कम है, तो सिर्फ दिन में चलेगी। CRS के परमिशन चलेगी, 25 की स्पीड से चलेगी, और इसमें 3 लोग स्कॉर्टिंग कर रहे होंगे। फिर वो BLC वैगन में पूछा गया है कि हाउ मेनी बी कार। तो पता है कि BLC वैगन में कि ए कार और बी कार मिला करके इसमें जो है वो, तो इसमें 2 ए कार और 3 जो है वो बी कार होती है, ठीक है। BLC वैगन में 5 का यूनिट होता है, यानी 5 टैंक वैगन की संटिंग अगर अंडर लोडिंग अनलोडिंग के समय टैंक वैगन की संटिंग जो है, अगर लोडिंग अनलोडिंग चल रही है टैंक वैगन, तो क्या होगा? उस समय लोडिंग संटिंग होना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि टैंक वैगन जानते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन सा दस्तावेज इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? तो रेजोल्यूशन, प्रेस रिलीज एग्रीमेंट, तकनीकी पुस्तकें। तो तकनीकी पुस्तकें जो है वो हमारे जो है राज्य भाषा अधिनियम के अंतर्गत जो है वो नहीं कवर हुए हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल पुस्तक इसके सही ऑप्शन है। फिर इसमें कौन सा सही अनुवाद नहीं है? AGM अपर महाप्रबंधक, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, सैंक्शन मतलब होता है स्वीकृत किया जाना, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही है, जो कि गलत अर्थ है इंग्लिश का। फिर बी कार के बीच में BLC वैगन में कौन सा कपड़ा यूज होता है? तो वो है HDB यानी स्लैकलेस ड्राबार। फिर पैसेंजर के ग्रीवांस का पोर्टल कौन सा है? तो रेल मदद हम जानते हैं, जिस पे कि सबसे ज़्यादा यात्री जो है वो कंप्लेन कर सकता है। IREPS मटेरियल के प्रोक्योरमेंट में यूज होता है। HRMS जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स। RESS रेल एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस पोर्टल कहलाता है। ट्विन रेट जो है वो कितने दिन के लिए वैलिड रहती है? तो वो 12 दिन और ±3 डेज जो है उसका सही ऑप्शन है। फिर 4 स्ट्रोक में दोनों वाल्व कब बंद रहेंगे? तो दोनों वाल्व कब बंद रहेंगे? जब उसमें पावर बंद नहीं होगी। तो इसका मतलब पावर स्ट्रोक जो है वो सभी उसका ऑप्शन है। सक्शन में इनलेट वाल्व ओपन रहता है, वाल्व बंद रहते हैं दोनों ही। एग्जास्ट वाल्व में जो एग्जास्ट स्ट्रोक में एग्जास्ट वाल्व जो है वो कि WFCZ इसी टाइप का कोच किस प्रकार का है? तो ये एग्जीक्यूटिव क्लास का होगा, ठीक है, और वो सेल्फ जनरेटिंग नहीं है, ठीक है।
कुछ है और क्या है, एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव चेयर कार विथ इंड ऑन जनरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा WFC-ZAC, जो हमारी शताब्दी ऑब्जर्व कर सकता है वो गुण क्या कहलाता है, उसकी टफनेस। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है वो संबंधित निर्देश शामिल है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में आपदा से संबंधित समस्या होती है। ठीक है, और भीड़ के समय में अगर है तो आरपीएफ क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो हमारे से जो है ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में इसके में दिया गया है। ठीक है, कि अलग अलग प्रकार के जो एक्सीडेंट उसमें क्या करना है, तो इसका मतलब कि ये सही सारे विकल्प जो है इसमें सही है। फिर फ्यूल डाइल्यूशन क्या होता है, कि ल्यूब ऑयल है, ल्यूब ऑयल में जब फ्यूल ऑयल यानी डीजल मिल गया तो ल्यूब ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, तो इसी को कहते हैं फ्यूल डाइल्यूशन। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ फ्यूल इन ल्यूब ऑयल इज कॉल्ड फ्यूल डाइल्यूशन। फिर है प्रोफार्मा ऑन कास्ट में कौन सी चीज़ में शामिल नहीं है, तो जनरल मेंटेन डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वर्कर है ये हमारा इसमें शामिल नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वर्कर तो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, फिएट बोगी में फोर्ज कंपोनेंट यानी फोर्जिंग के द्वारा कौन से बनाया, तो जानते हैं कि फोर्जिंग मतलब कि मेटल के टुकड़े को यानी लोहे को गर्म करके जो पीट पीट के आकार दिया जाता है तो वो कहलाता है फोर्जिंग। तो कंट्रोल आर्म की जो ब्रैकेट होती है वो इसमें फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती है, तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर डिरेलमेंट इन्वेस्टिगेशन में नडाल फार्मूला किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, तो नडाल फार्मूला जानते हैं कि दो फैक्टरों के बीच में कंपैरिजन बताता है कि कब कोई व्हीकल जो है वो ट्रैक को छोड़ देगा। तो नडाल फार्मूला जो है वो जो है नडाल फार्मूला जो है कि फ्लैंज एंगल और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस पर निर्भर करता है नडाल का फार्मूला। फिर है कि ओरिजिनल अगर बुक लिख रहे हैं तो कौन सा अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अगर तकनीकी विषय पर हम लोग यानी अगर हम लोग वो कविता निबंध लिख रहे हैं तो प्रेमचंद अवार्ड मिलेगा, और अगर टेक्निकल पुस्तक लिख रहे हैं तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है वो उनको मिलता है तकनीकी विषयों पर लिखने के लिए। फिर IRCA पार्ट 3 के अनुसार BLC वैगन के लिए एक ही वैगन में ट्रेड टायर में कितना अलाउ है। ठीक है, तो एक ही वैगन में जो है वो अभी पहले भी देखे थे कि वो 13 mm इसमें अलाउ रहता है। फिर ये लोग को जो बैटरी जानते हैं कि जहाँ पे भी लैपटॉप का पॉइंट बना होता है क्या लिखा था 110 वोल्ट। ठीक है, 110 वोल्ट ये बैटरी जो है सप्लाई देता है। फिर इसमें से कौन सा जो है जिसकी राइडिंग इंडेक्स सबसे कम है, तो जिसमें कंफर्ट ज़्यादा उसका राइडिंग इंडेक्स कम, तो LHB कोच जो है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है यानी उसका राइडिंग इंडेक्स सबसे कम होता है, वो 2.5 के आसपास होता है। फिर BP का टेस्ट जो अगर हम कर रहे हैं इन सेंसिटिविटी तो क्या होगा, सेंसिटिविटी टेस्ट में 0.6 kg का प्रेशर जो है वो 60 सेकंड में ड्रॉप किया जाएगा, तो इसका ये ऑप्शन जो है। और फिर ART में 140 टन क्रेन किस में है, तो A क्लास की खासियत ही होती है 140 टन क्रेन। ठीक है, और बाकी में 140 टन क्रेन नहीं होती है। ठीक, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अनुसार ख क्षेत्र, तो ख क्षेत्र यानी जहाँ पे हिंदी समझी जाती है लेकिन वो लोग हिंदी में बातचीत का व्यवहार नहीं है लेकिन वो लोग समझते हैं, तो जैसे कि गुजरात, तो गुजरात जो है यहाँ पर जो है यहाँ के लोग हिंदी समझते हैं लेकिन इसमें हिंदी में ये अपना आपस में बातचीत नहीं करते। ठीक है, मध्य प्रदेश तो क क्षेत्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो ग क्षेत्र है। फिर है कि हिंदी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष हुए। फिर LHB कोच में PU पेंटिंग हम लोग जानते ही हैं, PU पेंटिंग क्या आता है जिससे कि उसका बहुत अच्छा एस्थेटिक लुक आता है। फिर पूछा गया है कि
चार्ज और वोटर एक्सपेंडिचर जो है वो होते हैं। तो जो लेखा विभाग यानी कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट जो एग्जामिनेशन करता है लेखा परीक्षण, तो वो किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर में इसमें आएगा। फिर जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये हम जानते हैं। जीएसटी ये तो काफ़ी चर्चा में रहा है। फिर है कि जेम पोर्टल किस के बारे में क्या चीज़ सही है। तो जेम पोर्टल जो है कि हम जो भी कोई सामान खरीद रहे हैं तो सरकार चाहती है कि अधिकतर सामान जो है वो जेम पोर्टल के थ्रू खरीदा जाए और जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जेम के थ्रू किया जाए। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है आपका ये वाला, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर पूछा गया कि मेजर पेनल्टी, ठीक है। तो मेजर पेनल्टी ऐसे 5 हम जानते हैं कि मेजर पेनल्टी जो है वैसे 5 के द्वारा किया जाता है और माइनर पेनल्टी के लिए ऐसा 11 का इस्तेमाल होता है। ये होता है सस्पेंशन के लिए, ठीक है। फिर है कि रेलवे एम्प्लॉय के पेंशन से कौन सा संबंधित है, ठीक है। तो जो अर्पण पोर्टल है, ये अर्पण पोर्टल ये वाला, ये हमारा रेलवे एम्प्लॉय के पेंशन से संबंधित है, ठीक है। तो अर्पण का मतलब एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, पेंशन से संबंधित है, ठीक है। फिर है कि इसमें से कौन एक्टिविटी स्टाफ बेनिफिट फंड से नहीं हो सकती है। तो स्टाफ बेनिफिट फंड से रेलवे में कई कार्य कराए जाते हैं, तो उसमें से क्या चीज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है, महिलाओं के सशक्तिकरण कर दिया जाता है और स्काउट गाइड की गतिविधियाँ कराई जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई उद्घाटन का फंक्शन है तो ये फंक्शन जो कराना ये हम स्टाफ बेनिफिट फंड से नहीं करेंगे, तो इसका लिए ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, ठीक है। फिर एक प्राइमरी यूनिट का पैसा दूसरे प्राइमरी यूनिट पैसे में वो कौन कर सकता है, ठीक है, अधिकार किसे है। तो ये हमारे जीएम यानी जनरल मैनेजर को ये पावर दी गई है। फिर प्लान हेड 42, तो ये हमारा वर्कशॉप से रिलेटेड है, ठीक है। प्लान हेड 42 प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप, ठीक। फिर आरएसपी प्रोग्राम रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जानते हैं, ये तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जो है वो प्लान हेड 41 के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर सरप्लस आइटम कौन सा होता है, जिसको कि पिछले 2 साल तक जिसका इस्तेमाल जो ड्रा नहीं किया, आइटम विच आर नॉट इश्यूड फॉर लास्ट 2 ईयर यानी 24 महीने से, वो हमारा सरप्लस आइटम में आ जाएगा। एज पर इंस्टीट्यूट रूल रिटायरमेंट के समय जो ग्रेचुटी मिलती है वो 33 साल सर्विस कर लिया है तो उसको क्या मिलेगा कि अधिकतम जो है 16.5 महीने की तनख्वाह या 20 लाख रुपए जो भी अधिक होगा, ठीक है। 16.5 महीने या 20 लाख, ठीक है। विच एवर इज मिनिमम, दोनों में से जो कम होगा वो चीज़ उसको ग्रेचुटी मिलेगी। लागू होता है तो प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होता। पब्लिक अथॉरिटी एमएनसी नन ऑफ दिस, तो ये सरकारी जो अधिकारी है पब्लिक अथॉरिटीज़ सरकार की जिम्मेदारी पे चलता आरटीआई एक्ट। फिर है मैक्सिमम एलएपी जो कि अवेलेबल पास, जिसको कि वो इनकैश करा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरे जीवन में ये 6 बार जो है वो कर्मचारी इसको इनकैश करा सकता है और कितना होना चाहिए 2-2 साल के। 6 बार इनकैश कराया तो हर बार में 10 दिन की एलएपी का जो पैसा है वो उसको इनकैश कर जाता है। तो यानी कि मैक्सिमम कितना हुआ 6 यानी 60 डेज जो है उसको इनकैशमेंट कराया जाता है। फिर ग्रुप ए के 35 के पहले जो ग्रुप ए में आ गया है उसकी समीक्षा 50 साल के बाद ही जो है उसकी रिव्यू वो करी जा सकती है। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपना जो है गवर्नमेंट के बारे में अनुभव दर्ज कराने के लिए कौन सा है वेबसाइट बनाई गई है, तो ये अनुभव वेबसाइट जो है वो बनाई गई है। फिर रेलवे एम्प्लॉय को सस्पेंशन में रखा गया है माइनर पेनल्टी, और उसके बाद उसे कोई छोटा मोटा दिया गया तो वो
सस्पेंशन की अवधि क्या मानी जाएगी, तो वो एज ए ड्यूटी ही काउंट होगा, क्योंकि सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। ये कौन सा जो है कि हाईएस्ट रैंक इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग, फाइनेंस की पावर में सबसे बड़ा स्थान किसका है, तो फाइनेंशियल पावर में कौन सा दस्तावेज, तो जो जनरल फाइनेंशियल GFR जनरल फाइनेंशियल रूल, ये सभी उस पर लागू होता है। ठीक है, SOP हमारे रेलवे में लागू रहती है, GCC जो भी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू रहती है, लेकिन जो GFR है ये सभी प्रकार के नियमों का समावेश करती है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ठीक है, फिर रोलिंग स्टॉक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कौन से किस डिमांड हेड में आता है, तो रोलिंग स्टॉक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हमारा डिमांड नंबर 6 में आएगा। फिर अभी 32 कट रिटायर हो चुका आदमी का पेंशन जो है वो कौन काट सकता है, तो रिटायर हो चुके आदमी का पेंशन जो है वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति काट सकते हैं, बाकी और कोई किसी कर्मचारी का पेंशन नहीं काट सकता है। फिर है कि फाइनेंशियल प्रेपरेटरी यानी कि मौलिक सिद्धांत जो है इसमें क्या कहता है कि खर्चे जो है व्यय से अधिक नहीं होने चाहिए, और सार्वजनिक धन का उपयोग करते समय उतनी बुद्धि विवेक इस्तेमाल करें जितना अपना खुद का धन में, और सरकारी धन से किसी एक वर्ग को लाभ न पहुंचता हो, और ये डिजिटल माध्यम से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें गलत है, तो यही इसका रहेगा। ठीक है, फिर पूछा गया है कि रेलवे संसद कंडक्ट रूल के अनुसार ड्यूटी यानी कार्य के प्रति डिवोशन जो है वो किस में आता है, तो ये 3(1) का सेकेंड जो नियम है वो ये कहता है कि कर्मचारी अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहेगा, कर्तव्यनिष्ठ रहेगा। ठीक है, फिर ABC एनालिसिस में ए कैटेगरी में कौन सा आइटम जो है वो हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है ए कैटेगरी का जो आइटम होता है वो ए कैटेगरी में आता है। फिर है कि अगर कोई कर्मचारी की डेथ के केस में जो अनुग्रह राशि दी जाती है एक्स ग्रेशिया पेमेंट, उसमें अधिकतम सीमा क्या है। ठीक है, अधिकतम सीमा इसकी है 25 लाख रुपए। फिर पेनल्टी के नियम 6 यानी जो रेलवे का कंडक्ट रूल है 1966, उसमें नियम 6 में कौन सा दंड का वर्णन नहीं है, तो निंदा, कंपल्सरी रिटायरमेंट, पास को इशू करने के लिए रेलवे कर्मचारी द्वारा कौन सा यूज हो, तो HRMS पोर्टल हम जानते हैं। ठीक है, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें ये यूज होता है। ठीक है, फिर जो PL नंबर है तो उसमें जो कि पूछा गया तीसरा और चौथा डिजिट क्या दिखाता है, तो PL नंबर जो है वो 8 डिजिट का होता है। ठीक है, मेन ग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है, और लास्ट वाला चेक डिजिट उसको बताता है। तो पहला दूसरा मेन ग्रुप और तीसरा चौथा जो है वो सब ग्रुप को बताता है, और PL नंबर जो है वो सिर्फ स्टॉक आइटम का ही होता है, नॉन स्टॉक का PL नंबर नहीं होता है। फिर पूछा गया कि प्लान हेड जो 16 है उसमें कौन सा काम शामिल होता है, तो जो है ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड का जो रिमॉडलिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान हेड नंबर 16 में आते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो प्लान हेड 65 है वो हमारी ट्रेनिंग वाली फैसिलिटीज़ इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से कई प्लान हेड हैं रेलवे में। फिर है कि रेलवे मैनेजमेंट और जो है कि जो कर्मचारी है उसके बीच के जो मतभेद हैं उसको कौन सा तंत्र जो है वो दूर नहीं करता है, तो PNM मीटिंग हम जानते हैं यूनियन में होती है, JCM यानी जॉइंट कंसल्टेटिव, और एक प्रेम की यूनियन। फिर रेलवे कन्वेंशन कमेटी, तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है वो हमारे कर्मचारियों के परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। फिर जो है कि सुपरवाइजरी पोस्ट जो है पर कौन सा कर्तव्य उसको पालन करना जरूरी है। ठीक है, तो सुपरवाइजरी पोस्ट पे उसको ये है कि अपने नियंत्रण में जो भी हमारे नीचे काम कर रहा है वो काम पूरे तरह से मन में लगा के कर रहा हो, किसी प्रकार की काम चोरी या लापरवाही न कर रहा हो, वो सुपरवाइज़र की ड्यूटी है। फिर LHAP कोई कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में कितनी, तो जितनी भी चाहे, ठीक है, अनलिमिटेड LHAP वो अपने उसमें स्टोर कर सकता है। LHAP वो लीव है जो मेडिकल के समय ली जाती है। ठीक है, तो
ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।